Hello, dear students. You are welcome in RK Institute. I am Dr. R.K. Saini, and today I am going to discuss another DPP for IIT JEE and NEET examination. दोस्तों, आज मैं जो DPP आपको डाल रहा हूँ, जिसे डिस्कस भी करूंगा, इसके अंदर पर्टिकुलरली रेजोनेंस, मीजोमेरिक एंड हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए हैं। पर्टिकुलरली ये क्वेश्चन जेई मेंस और एडवांस एग्जाम में आते रहते हैं, उनके जैसे क्वेश्चन है। तो आप देखो क्वेश्चन नंबर में पहले आपको ये DPP अपलोड कर देता हूँ, उसके बाद में एक एक क्वेश्चन आपको डिस्कस भी करूंगा। देखिए, इसके अंदर 25 क्वेश्चन है, पर्टिकुलरली नीट के जेई के लिए बनाए गए हैं, जिसमें 20 क्वेश्चन तो आपको सिंगल करेक्ट और 5 क्वेश्चन इंटीजर हैं, जैसे कि आपके पास में मेन में आते हैं। हालांकि इसके अंदर क्वेश्चन एडवांस लेवल के भी हैं, वो अपने आप समझ जाएंगे जब मैं इसको डालूंगा तो। ठीक है, तो पहले मैंने आपको डीपीपी डाल दिए, इसके आंसर भी आपको डाल रहा हूँ। अब मैं डिस्कस करूंगा क्वेश्चन 1 से लेके और 25 तक। ठीक है, ये सब आपकी कंप्लीट डीपीपी हो गई। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक सिंपल सा क्वेश्चन है। कुछ कंपाउंड गिवन है, आपको करना है अरेंज ऑफ दिस कंपाउंड करेक्ट ऑर्डर ऑफ कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ। यानी आपको डिस्कस करना है कि इनमें कार्बन और नाइट्रोजन की बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा। बॉन्ड लेंथ का मतलब कौन सी बॉन्ड शॉर्ट होगा, कौन सा लॉन्ग होगा, इस तरह का क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखिए, क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। पहले क्वेश्चन में अब आप ध्यान से देखो कि जैसे आपने को पता है कि कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ की कोई बात करेगा तो सबसे पहले हमको चेक करना है बॉन्ड ऑर्डर। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा तो डिस्टेंस शॉर्ट रहती है। तो फर्स्ट ये जो कंपाउंड 4 है, इसमें कोई रेजोनेंस नहीं है, कंप्लीट डबल बॉन्ड है। तो कंपाउंड 4 के अंदर कंप्लीट डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड यदि होगा तो डिस्टेंस शॉर्ट होगी। अब आप देखो इस कंपाउंड 4 थर्ड के अंदर इसमें कंप्लीटली सिंगल बॉन्ड है, और जब सिंगल बॉन्ड है तो आपको पता है कि बॉन्ड लेंथ सबसे लॉन्ग होगी। तो इसका मतलब हुआ कि कंपाउंड थर्ड के अंदर कार्बन नाइट्रोजन की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी, और कंपाउंड फोर्थ के अंदर सबसे कम होगी, क्योंकि वो डबल बॉन्ड है प्योर। अब बचे दो कंपाउंड, इनके अंदर फर्स्ट तो है आपके पास में रेजोनेंस है इनके अंदर, और दूसरी बात अब जब बात करेंगे तो यहाँ पर डबल बॉन्ड के करेक्टर आएंगे। जैसे देखो आप क्वेश्चन पहले को, ये था अब आपके पास में प्लस एम इफेक्ट नाइट्रोजन का, जिससे ये क्या रेजोनेंस में अपना इलेक्ट्रॉन देगा, और जो ये ग्रुप लगा हुआ है एल्डिहाइड, ये भी एक एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा। तो देखो मैं आपको समझाता हूँ। इसने प्लस एम इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, ये इस तरह से डोनेट हुए और आपके पास में एक स्ट्रक्चर बनेगी। ऐसे बनाते जाएंगे बहुत सी स्ट्रक्चर, एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर बनेगी। उसमें क्या खास बात होगी कि नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड के करेक्टर आएंगे। जैसे सपोज यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना, देखो ऐसे। और यहाँ पर आपके पास में नेगेटिव चार्ज आएगा, एक स्ट्रक्चर में आएगी। एक स्ट्रक्चर शॉर्ट करके बता रहा हूँ मैं, बीच में और बनती। तो इस जगह नेगेटिव चार्ज, अब ये नेगेटिव चार्ज इस पाई बॉन्ड के साथ भी कॉन्जुगेशन में, जो कि रिंग के बाहर है, और रिंग के बाहर होगा तो एक और एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर बनेगी जिसके अंदर डबल बॉन्ड के करेक्टर ज्यादा रहेंगे इन कंपेरिजन टू सेकेंड। इट मीन्स जब डबल बॉन्ड के करेक्टर ज्यादा है तो कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ कंपेरेटिवली शॉर्ट रहेगी इन कंपेरिजन टू सेकेंड। तो सबसे ज्यादा तो आपके पास में किसके अंदर हुई, थर्ड में सबसे ज्यादा, और सबसे शॉर्ट किसके अंदर हुई, फोर्थ में। फिर आप क्या करेंगे कि फर्स्ट और सेकंड को डिस्कस करने के लिए यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड के करेक्टर ज्यादा है डबल बॉन्ड के, इसलिए बॉन्ड लेंथ शॉर्ट। तो इसके बाद में आप लिखना है यहाँ पर फर्स्ट, इससे थोड़ी बड़ी क्या लिखेंगे आप, ये सेकेंड, और सेकंड से बड़ा कौन सा हो जाएगा आपके पास में, फर्स्ट। तो ये इस तरह का कोई आंसर आएगा। देखो थर्ड, सेकंड, वन और फोर्थ, यानी आंसर आपका थर्ड आ जाएगा इस क्वेश्चन के अंदर। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन आपको डिस्कस करता हूं, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें भी यही पूछा गया है कि साहब कार्बन और नाइट्रोजन, इसकी जो बॉन्ड लेंथ है इसके बारे में आपसे कमेंट्स किया है। देखो एक बार, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि कार्बन और नाइट्रोजन की जो बॉन्ड लेंथ है, ये भी आपको हाइब्रिडाइजेशन पर भी डिपेंड करती है। जितने एस करेक्टर ज्यादा होते हैं, ध्यान से समझें आप हमारी बात को, उतना बॉन्ड लेंथ शॉर्ट होता है। तो ये फर्स्ट और सेकंड, ध्यान रखना कि कार्बन जो रिंग पर है वो फर्स्ट है और बाहर वाला सेकंड है। तो इस पर तो आपको पता है कि एसपी हाइब्रिडाइजेशन है, और इस पर sp3 है, और यहाँ पर ये sp2 है, ये sp3, यहाँ पर sp3 sp3। इसको देखो आप, यहाँ पर जो सेकंड कार्बन है उस पर sp, और जो फर्स्ट कार्बन है उस पर कौन सा है, sp2। तो एस करेक्टर सबसे ज्यादा ये, तो ये सबसे शॉर्ट रहेगी, शॉर्टेस्ट ही पूछी है आपसे। ठीक है, तो एस करेक्टर देख लिया करो। देखो आपको समझाता हूँ ओवरलैपिंग में, जैसे ये आपके पास में sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसी तरह से थोड़ा बड़े साइज का बनाना है sp2,
और लार्जर साइज का और भी बड़ा साइज का कौन सा हो जाएगा, sp3, क्योंकि जितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं उतना ही साइज बड़ा रहता है हाइब्रिड ऑर्बिटल का, ओवरलैपिंग पुअर होती है और बॉन्ड लेंथ लॉन्गर होती है। क्लियर, तो आंसर आपके पास में फोर्थ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस कर रहा हूँ। ऑर्डर ऑफ द रेट फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन इन फॉलोइंग आयोडो कंपाउंड। तो कार्बोकेटाइन बनेंगे साहब आपके पास में आयोडीन के बाहर निकलने थे आयोडाइड आयन के। तो फर्स्ट वाले का कार्बोकेटाइन बनता है ये, देखो अब आप ध्यान से समझो। आयोडाइड आयन को जब बाहर निकाल देंगे तो ये कार्बोकेटाइन बनेगा फर्स्ट का, जो कि एक एंटी एरोमेटिक स्पीसीज है। सेकंड का बनेगा जो कि एक नॉन एरोमेटिक स्पीसीज है, ध्यान ध्यान से देखो। और जो थर्ड कंपाउंड बनेगा, ध्यान से देखिए, थर्ड का जो बनेगा वो एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है, और जिसके अंदर रेजोनेंस है, ध्यान से देख लो आप। ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल तो कौन सा हुआ, थर्ड। फिर कौन सा लिखेंगे आप, सेकंड। और सबसे कम स्टेबल कौन सा होगा, एंटी एरोमेटिक। सबसे कम स्टेबल कौन सा होता है, एंटी एरोमेटिक, जो कि कौन सा है, फर्स्ट। तो आप थर्ड, सेकंड और फर्स्ट, ऐसा कोई ऑप्शन यानी थर्ड आंसर है आपका। ठीक। क्वेश्चन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट स्टेबल। तो ये फ्री रेडिकल्स दे रखे हैं, तो फ्री रेडिकल का कंजुगेशन देख लो पहले। तो ये जो फ्री रेडिकल है यहाँ पर कोई कंजुगेशन में नहीं है ऑड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर ऑड इलेक्ट्रॉन वो भी कोई कंजुगेशन नहीं है। थर्ड के अंदर ऑड इलेक्ट्रॉन कंजुगेशन में डबल बॉन्ड, जैसे ऑड फिर सिंगल फिर डबल और फिर फिनाइल रिंग के साथ। तो इसमें मोर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगी रदर देन फोर, एंड थर्ड वन इज मोर स्टेबल। अच्छा, फोर में भी कंजुगेशन में है, लेकिन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ओनली 2 बनेंगी, यहाँ पर फिनाइल के साथ भी बनेंगी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ भी एक बेसिक क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। कुछ आपको कंपाउंड दे रखे हैं और पूछा है आपसे, बैरियर फॉर द रोटेशन अबाउट द इंडिकेटेड बॉन्ड विल बी मिनिमम इन विच ऑफ द 3 कंपाउंड। इसका मीनिंग आपको समझा दूं, जब आप इस बॉन्ड को रोटेट करोगे तो बैरियर सबसे कम किस में होगा। तो ध्यान रखने की बात है कि इसको रोटेट करने से पाई बॉन्ड टूट जाएगा। पाई बॉन्ड के ब्रेकिंग से जो स्पीसीज बनेगी जो मोर स्टेबल होगी, उसका मतलब बैरियर सबसे कम। वापस, बनने वाली स्पीसीज जितनी ज्यादा मोर स्टेबल होगी, एनर्जी बैरियर कम होगा। तो फर्स्ट स्पीसीज को मैं आपको तोड़ के दिखाता हूं। आप इस तरह से इस बैरियर को तोड़ेंगे तो आपके पास में फर्स्ट स्पीसीज जो बनेगी वो, ध्यान से देखो अब आप, फर्स्ट स्पीसीज पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है और ये स्पीसीज बनेगी फर्स्ट रोटेशन में, ध्यान से देखिए। तो आपके पास में ये जो स्पीसीज बनी, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, ये भी रिंग एरोमेटिक है, और फिफ्थ मेंबर वाली ये रिंग भी एरोमेटिक है। और एरोमेटिक कंपाउंड मोर स्टेबल होते हैं, जिनका इजी फॉर्मेशन होता है, इट मीन्स एनर्जी बैरियर कम होता है। तो ये फर्स्ट की बात थी। आप सेकंड की बात करेंगे तो ये आपके पास में नेगेटिव चार्ज आएगा और पॉजिटिव, यानी एक ही एरोमेटिक रिंग बनेगी, वो नहीं, समझ गए, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बनेगा जो कि हाईली अनस्टेबल। अच्छा, थर्ड में बात करेंगे तो दोनों ही एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, इसलिए आंसर ओनली फर्स्ट। क्लियर, बिकॉज फॉर्मेशन ऑफ both species will be aromatic, and aromatic species are more stable, and we know that more stable species will be easily formed, it means less energy barrier are there. Clear, answer first। क्वेश्चन नंबर 6। ठीक, ठीक है, एक बढ़िया छोटा सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखने वाली बात है। हाँ, आपको बताना ऑर्डर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन एरोमेटिक रिंग। तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के लिए आप ध्यान रखो, एक तो प्लस एम इफेक्ट, ध्यान से देखिए, प्लस एम इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है रिंग के अंदर, उससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। सबसे पहले प्लस एम देखना, उसके बाद में प्लस एच इफेक्ट देखना, क्योंकि हाइपर कंजुगेशन से भी जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, हालांकि सिग्मा बॉन्ड है जो कि इफेक्ट वीक होता है इन कंपेरिजन टू प्लस एम। बाकी ऐसे देखो, तो जेड में आप देखेंगे दोनों ग्रुप प्लस एम इफेक्ट के लग रहे हैं, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। उसके बाद वाई में एक प्लस एम का है और एक कौन सा है आपके पास में, प्लस एच का। तो सबसे ज्यादा जेड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, फिर उसके बाद में वाई में। अब बात कीजिए आप डब्ल्यू की और एक्स की। यहाँ पर लगा हुआ है साहब आपके पास में माइनस एम का, यहाँ पर कोई भी माइनस एम का नहीं है, इसका मतलब फिर लिखेंगे डब्ल्यू, और सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसमें मिलेगी, एक्स में। ऐसा कोई ऑप्शन होगा वो आप चेक कर लो, देखो ये आपके पास में थर्ड। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, मोस्ट अनलाइकली रिप्रेजेंटेटिव रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ पैरा नाइट्रोफेन ऑक्साइड। तो आप एक बात ध्यान रखना, ऐसी कोई स्ट्रक्चर आपको नहीं लिखनी है जिसमें सेकंड पीरियड के एलिमेंट जैसे लाइक नाइट्रोजन, वो उनका ऑक्टेट एक्सपेंड हुआ हो। जैसे मैंने जो अंडरलाइन किए थर्ड स्पीसीज, इसमें क्या खास बात है कि जो नाइट्रोजन है उसके 5 बॉन्ड बने हुए हैं, और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, एक आंसर में ऐसा ही आ जाता है। ठीक है, तो इसमें 5 बॉन्ड हो ही नहीं सकते, नाइट्रोजन सेकंड पीरियड एलिमेंट है, एंड हैंस कैन नॉट बी एक्सपेंड देयर ऑक्टेट, देयरफॉर इट्स मैक्सिमम वैलेंसी विल बी 4। तो थर्ड आंसर सबसे अनलाइकली, अनलाइकली का मतलब ये पॉसिबल नहीं स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8, अमंग द फॉलोइंग कैनोनिकल स्ट्रक्चर ऑफ पाइरोल करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी। तो आप समझते हो सबसे पहले क्या चेक किया करो, मोर स्टेबल, यानी
सबसे पहले न्यूट्रल होनी चाहिए, कंप्लीट रेजोनेंस है तो फर्स्ट स्ट्रक्चर को सबसे ज्यादा। तो सबसे पहली तो बात करेंगे फर्स्ट की, ऐसा और कहीं नहीं है, आप सब चार्ज वाली हैं। अच्छा, सभी चार्ज स्पीसीज में नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन पर नेगेटिव। जब अपोजिट चार्ज हो तो पास पास देख लिया करो डीएनपी रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो डिस्टेंस देखोगे तो थर्ड और फोर्थ, ध्यान से देखो, थर्ड और फोर्थ इक्वल स्टेबिलिटी की है। थर्ड और फोर्थ, और उनकी स्टेबिलिटी फर्स्ट से तो कम है, लेकिन जो आपके पास में फर्स्ट सेकंड और फोर्थ है उनसे ज्यादा है। क्योंकि सेकंड और फोर्थ में पॉजिटिव, अच्छा वैसे तो ऑक्टेट तो सब में कंप्लीट है, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव भी है और ऑक्सीजन पर नेगेटिव, लेकिन थर्ड सेकंड और फोर्थ में पॉजिटिव चार्ज डिस्टेंस पर है, अट्रैक्शन कम। तो आपके पास में आंसर आ जाएगा थर्ड। ठीक है, फर्स्ट फिर थर्ड फोर्थ की इक्वल और सेकंड और फोर्थ इक्वल। नेक्स्ट, मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर ऑफ दिस मॉलिक्यूल। ठीक है, अब देखो एक बार ध्यान से, मोस्ट स्टेबल में फिर वही ध्यान रखिए कि जो स्ट्रक्चर बनेगी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, उसमें मोस्ट स्टेबल चेक करनी है। जैसे फर्स्ट में देखो आप, तो ये जो रिंग बनी हुई है जब आप इसको ब्रेक करेंगे तब बनती है रिंग, तो इसको ब्रेक करने पर देखो आप सेकंड बनेगी। तो सेकंड में एक तो आपके पास में ये रिंग भी एरोमेटिक नीचे वाली, और ऊपर वाली दे रखी वो भी दोनों एरोमेटिक, ऐसा किसी भी रिंग में नहीं है। हालांकि ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, सभी रेजोनेंस से बनी हुई हैं, तो इनमें से आपको आइडेंटिफाई करने जिसके अंदर एरोमेटिक करेक्टर सबसे ज्यादा हो, तो आप बोलेंगे सेकंड ऑप्शन, इसके अंदर बोथ रिंग्स सो एरोमेटिक बिहेवियर एंड एज मोर स्टेबल। क्लियर, नाइन्थ में सेकंड। फिर वापस एक क्वेश्चन 10, देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिए। इजी, इजी ऑफ द आयोनाइजेशन टू प्रोड्यूस कार्बोकैटायन यानी पॉजिटिव चार्ज एंड ब्रोमाइड आयन अंडर द ट्रीटमेंट ऑफ सिल्वर। अच्छा, आप जैसे कोई, ये पहला ही तो बताता हूँ आपको, देखो ध्यान से, जैसे ये कोई कंपाउंड दे रखा है इस तरह से, ठीक है, और जब आप इसके अंदर सिल्वर डालेंगे तो बोले ब्रोमाइड और कैटायन बनना चाहिए, तो ये कन्वर्ट होगा, तो ऐसा तो बनेगा आपके पास में कैटायन, ध्यान से देखो। ठीक है, और जब सिल्वर डालोगे ना एजी आयन, तो ये ब्रोमाइड से रिएक्शन कर लेगा और आपके पास में येलो प्रेसिपिटेट आ जाएगा AgBr का। ठीक, तो बोले इजी किस में बनेगा, तो इसमें भी ध्यान रखने वाली बात है कि फॉर्मेशन जब करोगे कैटायन का तो मोस्ट स्टेबल होनी चाहिए। तो एक तो फर्स्ट और एक आप देखो ध्यान से थर्ड, इन दोनों में एरोमेटिक करेक्टर आएंगे Br को हटने के बाद में। अब चेक कर लीजिए कि साहब कौन सी एरोमेटिक करेक्टर के लिए ज्यादा रेजोनेंसिंग स्ट्रक्चर है, तो थर्ड में ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। दूसरी बात, इस कैटायन को और ज्यादा स्टेबल करेगा, प्लस एम इफेक्ट ऑफ मिथॉक्सी ग्रुप, ध्यान रखिए, एंड हेंस आंसर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 11, हाँ, द ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग, पहले लिख रखा है हेप्टा 2,4 डाइईन, 7 कार्बन बनाए इस तरह से, जैसे देखो 1 2 3 4 5 6 7, इतना ही बना। ठीक है, ये लो 7 कार्बन का बना लिया। अब फिर क्या बोला इन्होंने, 2,4 डाइईन, तो एक तो 2 पर लगाइए और एक 4 पर, तो कंजुगेटेड सिस्टम बन गया, रेजोनेंस भी है। फिर लिखा है हेप्टा 1,2 डाइईन, 1,2 का मतलब पास पास में। ठीक है, ये हेप्टा 1,2 डाइईन हो गया साहब। ठीक, फिर उसके बाद में पूछा है हेप्टा 1,5 डाइईन, ये आइसोलेटेड। तो अब सुनो आप, 1 2 3 4 ये 5 सपोज ये, तो ये जो डाइन्स होती है ना, ध्यान से रखो, इनको कहते हैं जिसके अंदर ऑल्टरनेट डबल सिंगल हो, इसको कहते हैं कंजुगेटेड डाइन्स। सबसे मोस्ट स्टेबल तो होते हैं कंजुगेटेड डाइन्स ड्यू टू रेजोनेंस। ठीक है, उसके बाद में होती है आइसोलेटेड, ठीक है, जिसके अंदर दूर दूर हो, यानी जिनके अंदर रेजोनेंस नहीं हो और एक से ज्यादा सिग्मा बॉन्ड से आइसोलेटेड हो, डबल बॉन्ड, उसके बाद में आइसोलेटेड। और एक होती है कम्युलेटिव, कम्युलेंस का मतलब ये होता है कि जो बिल्कुल पास पास होती हो। उसका रीजन है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब पाई इलेक्ट्रॉन, वो पाई बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सिस के अबव और बिलो, और दोनों शॉर्ट है, पास पास भी रहते हैं, और पास पास जब पाई इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, इसलिए ये कम, सबसे कम स्टेबल। तो सबसे पहले तो आप बोलो फर्स्ट को, फिर उसके बाद में फिफ्थ को, सॉरी फर्स्ट को, फिर थर्ड को, और उसके बाद में सेकंड को, यानी फोर्थ आंसर। क्लियर, तो ध्यान रखना कि कंजुगेटेड डाइन्स मोर स्टेबल होती हैं देन आइसोलेटेड, एंड आइसोलेटेड आर मोर स्टेबल देन कम्युलिन डाइन्स। क्लियर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12 समझने का है। क्वेश्चन 12 को देखो समझाता हूँ। अच्छा, ये क्या है कि 5 मेंबर रिंग बनी हुई है, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है, थोड़ा समझिए। इस तरह का कोई कंपाउंड है और इसकी रिएक्शन किससे करा रखी है, पोटेशियम से। अब आप समझो, ये जो एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं ना, उनके मेटल जैसे लिथियम सोडियम पोटेशियम वगैरह, ये क्या है, इनकी खास बात क्या होती है, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। अच्छा, जब इजीली इलेक्ट्रॉन देंगे तो दूसरी स्पीसीज, अब देखो यहीं से बताता हूँ, इस पोटेशियम का काम तो ये था, दूसरी स्पीसीज का जो एच है वो इस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा,
यहाँ से निकलेगा H और इस रिंग को तो वो छोड़ देगा, क्योंकि इससे मोर स्टेबल बनेगा आपके पास में। कैसे? क्योंकि एरोमेटिक करेक्टर आ जाएंगे। इस ये जो एनायन बना हुआ है मोस्ट स्टेबल, तो इसी को बनाओ आप। और क्या हो जाएगा, ये जो H प्लस आयन है इस इलेक्ट्रॉन को ले लेकर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर देगा। क्लियर होगी मेरी बात? तो कुल मिलाकर आपके पास में क्या बनेगा, एरोमेटिक करेक्टर 5 मेंबर रिंग। ठीक उसी तरह से एल्काइल लिथियम, अब ये जो होते हैं ना, ध्यान से सुनो, जैसे ब्यूटाइल लिथियम, तो जितने भी लिथियम और मेटल कार्बन के बॉन्ड है, तो उनमें कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है हाई और लिथियम की रहती है कम। एनएस एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, तो ये भी इलेक्ट्रॉन डोनर है। तो ठीक उसी तरह से तो दोनों में आंसर फर्स्ट में ये सेकंड आएगा। और क्या बन जाए, रिंग बना रखी है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। जैसे ये 5 मेंबर रिंग थे ना, देखो इधर ध्यान से, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, एरोमेटिक करेक्टर, और फिर बाद में आप चार्ज को मार्क कर सकते हो बीच में ऐसे। हिसाब सभी कार्बनों पर इस तरह से फैला हुआ है पाई बॉन्ड, और ऐसे चार्ज लिख देंगे। तो आंसर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 में देखिए, हाँ राइट, करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग कार्बोकेटाइन, ध्यान से समझना। तो सबसे पहले तो ध्यान रखो, ये जो फोर्थ कार्बोकेटाइन बना हुआ है, जो कि ब्रिज हेड एटम पर पॉजिटिव चार्ज है, हाईली अनस्टेबल, ब्रेडिट रूल। तो सबसे उसका रीजन मैं आपको बताऊंगा। ब्रेडिट रूल ये कहता है कि यदि ब्रिज हेड कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज हो, तो ये नॉन प्लेनरिटी की वजह से, क्यों, कार्बोकेटाइन में तो आपको पता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, और sp2 में क्या होनी चाहिए, प्लेनर, और प्लेनर जो स्ट्रक्चर होती है उसकी एनर्जी कम और मोर स्टेबल। तो ये जो फोर्थ वाला है ये सबसे हाईली अनस्टेबल, बिकॉज ब्रिज हेड कार्बन कैरी पॉजिटिव चार्ज एंड ड्यू टू अन नॉन प्लेनरिटी द स्पीसीज विल बी लीस्ट स्टेबल ड्यू टू हाई एनर्जी। ठीक, तो फोर्थ को अब बात करते हैं इनकी। अब ब्रिज पे तो किसी पे नहीं है। अब देखो आप ध्यान से इस थर्ड को देखो, थर्ड को देखें, ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसके दो मिथाइल लगे हुए हैं, तो एल्फा कार्बन काउंट करेंगे तो 6 तो यही हो गया आपके पास में, और एक आता है, तो इसके अंदर एल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे आपके पास में 7। फिर बात करो इस वाले कार्बन की, इस सेकंड वाले की, तो इसमें भी क्या है कि 3 तो हाइड्रोजन यहाँ पर हो जाएंगे मिथाइल के साथ, और एक हाइड्रोजन यहाँ पर, इसमें 4 एल्फा हाइड्रोजन। इसकी बात करेंगे तो इसके अंदर ओनली 1 एल्फा हाइड्रोजन। तो सबसे पहले ज्यादा स्टेबल तो हो गया थर्ड, फिर सेकंड, और फिर फर्स्ट, थर्ड सेकंड फर्स्ट, और फोर्थ सेकंड आंसर। क्लियर? तो आप ध्यान रखना, ब्रिज हेड वाली बात क्वेश्चन आता रहता है, और आगे भी इमेजिनेशन पता लगता है। क्वेश्चन नंबर 14, ये भी पहले के क्वेश्चन के जैसा ही है, बस कुछ नहीं करना था, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। आपको बताना है कि इजी आयोनाइजेशन प्रोड्यूस कार्बोकेटाइन एंड ब्रोमाइड अंडर द सिल्वर आयन, जैसे सिल्वर नाइट्रेट वगैरह डाल दिया होगा। तो फिर वही ध्यान रखो, ब्रोमाइड तो बाहर निकल जाएगा, AgBr, तो बनने वाले कैटायन की स्टेबिलिटी चेक करो। सबसे मोस्ट स्टेबल, अच्छा वही लाइन है, फर्स्ट और सेकंड जो कैटायन बनेंगे उनमें रेजोनेंस भी है, और कुल मिलाकर थर्ड में भी रेजोनेंस है, बस इस फोर्थ में नहीं, तो फोर्थ को हटा दो। अब ध्यान रखना कि ये जो मिथॉक्साइड ग्रुप लगा हुआ है ऑर्थो पैरा पर, ये रिंग पर ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रेज करता है। तो ऑर्थो और पैरा के रेस्पेक्ट में नेगेटिव चार्ज लगाएंगे तो थर्ड मोस्ट स्टेबल। ठीक, तो आंसर आएगा आपके पास में थर्ड। क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पर भी फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी बतानी थी। तो देखो फ्री रेडिकल C6H5 में आपको बना के दिखा देता हूँ। तो ये फर्स्ट फ्री रेडिकल है। कई बार आप कहते हैं ना C6H5 की बनी नहीं थी स्ट्रक्चर, तो उसको फिनाइल कहते हैं। ये फर्स्ट, जिसके अंदर ये जो ऑड इलेक्ट्रॉन है दोनों रिंग में रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, काफी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। सेकंड, सबसे ज्यादा तो हो गया स्टेबल साहब, फर्स्ट ऐसा कहीं नहीं है। उसके बाद में सेकंड, सेकंड में भी फिनाइल के साथ भी रेजोनेंस करेगा और एलाइल के साथ भी करेगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद में फोर्थ को देखो, केवल फिनाइल के साथ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। तो ये तो हो गया था अब आपके पास में इन तीनों का। अब आप चेक करो और किसी में, ध्यान रखना ये कॉन्जुगेशन में नहीं है, और किसी में भी डबल, ये जो ऑड इलेक्ट्रॉन है कंजुगेशन में नहीं है। तो आप हाइड्रोजन चेक कर लो, एल्फेज, ये टर्सरी है, इसलिए अब इसके बाद में 6, तो आपका फर्स्ट आंसर आ जाएगा। उसके बाद में ये सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। क्लियर हो गया ना? विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट अनस्टेबल, आप ध्यान रखना कि 3 मेंबर रिंग, बॉन्ड एंगल sp2 हाइब्रिडाइजेशन है जैसे कार्बन का, तो 120 होनी चाहिए, और यहाँ sp3 में 109 होना चाहिए। और जब पॉजिटिव चार्ज आएंगे तो हाईली स्ट्रेन की वजह से 3 मेंबर जो रिंग है वो पॉजिटिव चार्ज बियर नहीं कर पाएगी एंड हाईली अनस्टेबल। तो फर्स्ट आंसर, क्योंकि रिंग की स्टेबिलिटी चेक किया करो, 5 और 6 वाली रिंग ज्यादा स्टेबल होती है, थर्ड 4 कम स्टेबल, इसलिए आंसर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 17, अब कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लेस रेजोनेंस एनर्जी। अब फर्स्ट में बात करते हैं, तो ये तो कार्बोनेट आयन है, देखो एक बार ध्यान से, ये तो क्या है, कार्बोनेट आयन। आप इसकी 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, तीनों पे एक बार नेगेटिव नेगेटिव चार्ज लगा देना, एक एक पर डबल बॉन्ड, जैसे देखो इधर, जैसे फर्स्ट थी ये सेकंड, दो में हो गई, अब एक बार यहाँ पर डबल बॉन्ड इधर बना लो। तो कुल मिलाकर आप चेक करेंगे कि इस कार्बोनेट आयन की 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, और तीनों में ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है। ठीक, अच्छा अब बनाता हूं मैं फॉर्मेट की, ये सब फॉर्मेट है,
ओनली 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगी, इसका मतलब फॉर्मेट लेस स्टेबल, तो उसकी रेजोनेंस एनर्जी भी कम। तो फर्स्ट का आंसर क्या क्या आ जाएगा, ए का फर्स्ट, ठीक है। इधर सेकंड में ये एंटी एरोमेटिक स्पीसीज, ये नॉन एरोमेटिक, तो एंटी तो हाईली अनस्टेबल होती है, इसलिए इसका आंसर भी फर्स्ट आएगा। फिर वापस इसका भी फर्स्ट आएगा, क्योंकि ये भी एंटी एरोमेटिक है, ध्यान से देखो, ये नॉन एरोमेटिक है। इसके बाद में यहाँ जो सेकंड है उसके अंदर आंसर आएगा आपके पास में सेकंड का। उसका रीजन है कि जो डी में फर्स्ट स्पीसीज है वो एरोमेटिक मोर स्टेबल, इसलिए रेजोनेंस एनर्जी हाई होगी। तो आंसर हुआ आपके पास में ए का फर्स्ट, बी का फर्स्ट, देखो ए का फर्स्ट, सॉरी ए का फर्स्ट नहीं, ए का सेकंड, क्योंकि फॉर्मेट की लेस एनर्जी बात की है। तो ए का आंसर कौन सा हो गया, फॉर्मेट आयन सेकंड। बी का भी आंसर क्या है, सेकंड। सी का आंसर तो फर्स्ट और सेकंड सेकंड, ठीक है। सी का आंसर क्या आ जाएगा आपके पास में, फर्स्ट, उसकी कम। और डी का आंसर सेकंड। तो ऐसा कोई ऑप्शन आपको चेक करना पड़ेगा, फर्स्ट का सेकंड, इनमें से आंसर हो सकता है। बी का भी सेकंड, ठीक है। सी का सी का आपके पास में फर्स्ट, ठीक है। और डी का आंसर क्या आना चाहिए था आपके पास में, लेस एनर्जी आनी चाहिए थी सेकंड की, तो डी का आंसर आना चाहिए था सेकंड। ऐसा कोई ऑप्शन आपको चेक करना था। फर्स्ट में सेकंड, एक बार वापस देख लो, बी के अंदर कौन सा रहेगा, फर्स्ट। सेकंड बी के अंदर रहेगा फर्स्ट, ठीक है, ये आंसर आएगा। फिर उसके बाद में सी में भी फर्स्ट, और डी में क्या आएगा आपके पास में, सेकंड। यस, आंसर 4, बिल्कुल सही, आंसर 4 आएगा इसका। क्लियर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चेक कर रहा हूं, क्वेश्चन 18। ठीक इसी तरह का क्वेश्चन है, आपको कुछ रेजोनेंस स्ट्रक्चर दे रखे हैं, आपको बतानी है कि किस स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन ज्यादा रहेगा हाइब्रिड में। तो पहले तो बताओ हाइब्रिड में किसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा रहता है, जो मोर स्टेबल। तो चेक करो, ये था आपके पास में एलाइल कैटायन है, ध्यान से देखिए, ये प्राइमरी एलाइल कैटायन है, और ये कौन सा है, टर्सरी एलाइल कैटायन। तो सेकंड मोर स्टेबल, इसलिए ए में आंसर आएगा सेकंड, ठीक है। अच्छा, उसी तरह से यहाँ पर कैटायन देख लो आपके पास में, ठीक, ये भी एलाइल है, ये सेकेंडरी है, तो इसके अंदर भी सेकंड आंसर आएगा। अच्छा, सी के अंदर बात करते हैं, तो इसमें कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है सी स्ट्रक्चर में, हाँ, इस सेकंड में स्टेबल है, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट, इसलिए इसमें भी सेकंड आएगा। फिर इसके अंदर फर्स्ट आएगा क्योंकि न्यूट्रल स्ट्रक्चर है, और इसके अंदर भी फर्स्ट आएगा क्योंकि न्यूट्रल है। तो ए बी और सी में तो 2 2, और लास्ट वाली डी और ई में 1 1, ठीक है। तो आंसर आपके पास में फोर्थ आ जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 19, 19 देखो, इसी तरह का क्वेश्चन है 19 भी। हाँ, क्वेश्चन यही है कि साहब इसके अंदर जो पेयर दे रखे तो आपको मोस्ट स्टेबल चेक करनी है। तो फर्स्ट में ध्यान से देखो, बेन दोनों ही कौन सी है, बेंजीनोइड स्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू फ्रिस रूल। फ्रिस रूल क्या कहता है कि जितनी बेंजीनोइड स्ट्रक्चर ज्यादा होती है उतना मोर स्टेबल, इसलिए फर्स्ट का आंसर, ए का आंसर फर्स्ट। ठीक इसी तरह से बी में भी आपको पता है ये चार्ज स्ट्रक्चर है, ये न्यूट्रल है, बी में भी फर्स्ट आएगा। सी में बात करें तो ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, ये एंटी एरोमेटिक रिंग है और ये एरोमेटिक रिंग है, इसलिए इसके अंदर भी फर्स्ट आएगा। इसके अंदर फिर वापस देखो, इसके अंदर क्या है, फर्स्ट में कैटायन का इसमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसमें सभी का ऑक्टेट कंप्लीट है, इसलिए इसमें आंसर सेकंड। और ये दोनों बात करेंगे तो यहाँ पे नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर ऑक्सीजन, इसलिए आंसर फर्स्ट, ठीक है। तो ऐसा कोई ऑप्शन 1 1 1 और 2 1, 1 1 1 2 1, थर्ड आंसर देखो, 1 1 1, और उसके बाद में 2 2, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है कार्बन का, जबकि डी के फर्स्ट ऑप्शन में कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो बैक बॉन्डिंग से, ये बैक बॉन्डिंग से ही तो बना हुआ है, इसलिए सेकंड मोर स्टेबल रहेगा, आंसर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 20 डिस्कस करता हूं, देखिए क्वेश्चन नंबर 20। हाँ, ठीक इसी तरह से, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज हायर रेजोनेंस एनर्जी। तो वही इस रेजोनेंस स्थिति में चेक कर लो साहब की जो ज्यादा बनती है ये है। तो प्रीडीन की रेजोनेंस एनर्जी पायरोल से ज्यादा रहेगी, क्योंकि जैसे ही आप इसमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाओगे तो नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। या फिर मैं ऐसे बोलूँ कि पायरेडीन में नाइट्रोजन के लोन पेयर के विदाउट ही रेजोनेंस होगा, इसलिए नाइट्रोजन हमेशा न्यूट्रल बना रहेगा, जबकि पायरोल के अंदर जैसे ही आप एरोमेटिसिटी लाएंगे तो नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज, इसमें फर्स्ट मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल है, हायर रेजोनेंस एनर्जी। तो फर्स्ट में आंसर फर्स्ट, ठीक है।
अब आगे सेकंड बात करो, इसमें भी सोचने की जरूरत नहीं है फर्स्ट, क्योंकि एरोमेटिक है, ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। इसके अंदर कार्बोक्सिलेट फर्स्ट, उसका रीजन देख लो, क्योंकि फिनेट के अंदर जैसे ही आप रेजोनेंस बनाएंगे तो नेगेटिव चार्ज कार्बन पर चला जाएगा, और बेंजोएटाइन में दोनों बार किस पर रहेगा, ऑक्सीजन पर ही, इसलिए स्ट्रक्चर बनेंगे आपके पास में सिंक्रोनाइज्ड है, इक्विवेलेंट, इसलिए फर्स्ट। इसके अंदर भी फर्स्ट, क्योंकि दोनों रिंग सेपरेटली, और यहाँ पर आप बात करेंगे तो जो कॉन्जुगेशन हो जाएगा बॉन्ड में, तो एक रिंग के अंदर आपको पता है यानी अनसिंक्रोनाइज्ड रेजोनेंस होगा, सही बात तो ये कहता होगा अनसिंक्रोनाइज्ड, क्योंकि तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक जैसी नहीं, और इसकी जितनी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे सबके सब बेंजीनोइड सेपरेट हैं, तो सबके अंदर आंसर फर्स्ट, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21, अब कुछ इंटीजर हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। देखिए कुछ 4-5 क्वेश्चन लिखे जिनके आपको 1 से और 9 तक आंसर देखें। सबसे पहला, हाउ मेनी एल्फा हाइड्रोजन इन फॉलोइंग। अब एल्फा हाइड्रोजन का मतलब देखो, या तो कोई फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए उसके रेस्पेक्ट में, या अनसैचुरेटेड में, तो ये फंक्शनल ग्रुप है, तो इस फंक्शनल ग्रुप के रेस्पेक्ट में एक एल्फा कार्बन ये, और इसके रेस्पेक्ट में एक कार्बन ये, तो आंसर कितना हो गया आपके पास में 4, दो इस पर दो इस पर, ठीक है। हाउ मेनी स्पीसीज आर एरोमेटिक अमंग द फॉलोइंग। अब एक बात सुनो आप हमारी, एक बात सुनिए, यदि कंप्लीट पॉली न्यूक्लियर कंपाउंड हो, ध्यान से सुनिए, क्या हो, पॉली न्यूक्लियर कंपाउंड, और कंप्लीट कंजुगेशन हो, तो आप केवल पेरिफेरल, पेरिफेरल का मतलब समझते हो, बाहर से इलेक्ट्रॉनों को काउंट करना, आपको इसको अंदर से काउंट करने की जरूरत नहीं है। वापस क्या कह रहा हूं कि यदि पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स हो, कंपाउंड हो, और कंप्लीट कंजुगेशन हो, कंप्लीट कंजुगेशन, तो एरोमेटिक करेक्टर चेक करने के लिए आपको जो 4n+2 पाई के इलेक्ट्रॉन है, हक्कल्स रूल है, 4n+2 पाई, कहां से चेक करना है, ओनली पेरिफेरल, लेकिन कंप्लीट रेजोनेंस होना चाहिए जो भी रिंग है आपके पास। तो चेक करते हैं, यहीं से देखो आप, यहीं से चेक करते हैं, पाई बॉन्ड एक, ये 2, 3, 4, 5, 6 और 7, तो यहाँ पर 7 यानी कितने हो जाएंगे, 14 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो 14 हो जाएंगे, एन की जगह आप 3 लिख दो, इसका मतलब फर्स्ट कैसी हुई, एरोमेटिक। दूसरे को देखो, इसमें भी ये जो बना हुआ है, इसके अंदर भी 3 तो इस रिंग के अंदर है ही, आपको पता है, ये 3 तो रिंग के अंदर, ये 4 और ये 5 कंप्लीट है, ये भी 5, तो 5 का मतलब 10 पाई इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर एन की जगह आप 2 रख दीजिए, 10 पाई आ जाएगा। इधर देखो, इसको भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें भी आप ध्यान रखा करो, मैं आपको एक लाइन क्लियर कर देता हूं, जब स्ट्रक्चर बनती हो ना इस तरह की, कहीं न्यूट्रल भी दे रखी है, तो सेकंड में जैसे आपने देख रखी है, यानी कोई चार्ज का सेपरेशन भी हो सकता है, तो इसको भी आप इस तरह से लिख सकते हो स्ट्रक्चर को, कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाकर जिसमें एरोमेटिक करेक्टर। मेरा कहने का मतलब है, एरोमेटिक के लिए आपको गिवन स्ट्रक्चर भी चेक कर सकते हो, और इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी चेक कर सकते हो, जिसमें एरोमेटिक करेक्टर आते हो तब भी बोलेंगे। जैसे ये आगे देखो, इसको इस तरह से डिलोकलाइज कर दो, तो एक तो ट्रोपाइलियम कैटायन बन गया एरोमेटिक, और ये साइक्लोपेंटाडाइनिल एनायन बन गया आपके पास में, ठीक है। तो ये भी एरोमेटिक, इसलिए ये भी आपके पास में एरोमेटिक होगी, ये भी एरोमेटिक थी फर्स्ट, ठीक उसी तरह से ये भी एरोमेटिक, देखो इधर ये नेगेटिव और पॉजिटिव, और ये भी एरोमेटिक, ध्यान से देखो, गलती मत कर जाना, फिर बता देता हूँ, क्योंकि कंजुगेशन में इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा, वही साइक्लो इसकी ट्रोपाइलियम आयन की जैसे इसमें नेगेटिव। तो मेरा कहने का मतलब है, गिवन स्ट्रक्चर भी देख सकते हो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में भी यदि आता है तो उसे भी काउंट करो, ये भी एरोमेटिक और ये भी एरोमेटिक। उसका रीजन मैंने आपको एक लाइन समझा रखी है, कि जैसे आपके पास में ये जो एजुलिन है ना, एजुलिन 10, ध्यान से समझो आप, ये एजुलिन 10 है, ये खुद एरोमेटिक नहीं है, क्योंकि उसका रीजन आप बताएंगे कि साहब ये जो हाइड्रोजन है, इसका हाइड्रोजन अंदर लिखना पड़ेगा और इसका भी अंदर लिखना पड़ेगा आपको। ये थी आपके पास में एजुलिन, ये एरोमेटिक नहीं है, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे को रिपेल करती हैं, इसलिए मॉलिक्यूल प्लेन में नहीं होता। अब मैंने आपको एक लाइन समझा रहा कि फिर ध्यान से देखो, इन दोनों हाइड्रोजनों को हटा के कोई छोटे साइज का बाई रेडिकल जोड़ देते हो, जैसे ऑक्सीजन जुड़ सकता है, ये जोड़ दिया इन्होंने, ऑक्सीजन जोड़ सकते हो आप, CH2, इस तरह के कोई छोटे रेडिकल बाई रेडिकल जोड़ सकते हो, तो दोनों रिंग प्लेनर हो जाएंगे, एंड एरोमेटिक। तो सबके सब एरोमेटिक, आंसर 6, ऑल आर एरोमेटिक। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3, इसको ध्यान रखना। फिर वापस ये ऐसा ही क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्पीसीज आर एंटी एरोमेटिक। अब फिर वापस, यदि कंप्लीट कंजुगेशन हो, पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड हो, कंप्लीट कंजुगेशन होना चाहिए, ध्यान रखें आप, तो आप सबको चेक करेंगे पाई को। जैसे यहाँ पे देखो देखो, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 6 का मतलब हो गया आपके पास में 12 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये एंटी एरोमेटिक के लिए आपको पता है 4n पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। एन की वैल्यू आप इसके अंदर 3 लिख दीजिए, आपके पास में आ जाएगा। एन फर्स्ट कैसे कंपाउंड हो गया, एंटी एरोमेटिक, ये आपको पता है एरोमेटिक। फिर इधर देखो, कंप्लीट कंजुगेशन, और 3 6 और 2 8, 8 का मतलब आपके पास में 16 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 16 पाई इलेक्ट्रॉन भी एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। ये आप यहाँ पर क्या रखो, 4 रख दो, देखो 4 रख दीजिए, आ जाएगा एनएस, ये भी एंटी एरोमेटिक। अगला
देखो इसको, ये अभी मैंने आपको समझा दिया था, पेरिफेरल सिस्टम चेक करो, ये एरोमेटिक है, ध्यान रखिए। कहाँ से चेक करेंगे? पेरिफेरल सिस्टम। और काउंट कर लो कितने पाई हो गए एक बार वापस, 1 2 3 4 5 6 7। और 7 का मतलब हुआ कि 14 पाइप, तो 14 पाइप इसमें नहीं आएगा, ध्यान रखें आप, तो वो 4n+2 पाई में आएगा, तो ये नहीं। अच्छा ये फिर एंटी एरोमेटिक, ठीक है, एन की जगह आपको पता है यहाँ पर 1 रख दो। तो कुल मिलाकर कितनी होगी? 1 2 3, 3 स्पीसीज है जो एंटी एरोमेटिक है। क्वेश्चन नंबर 4, इंटीजर का 4 समझाता हूँ, देखिए बिल्कुल सिंपल सा है। फाइंड टोटल नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन इन आइसोब्यूटेन। तो आइसोब्यूटेन की स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। आइसोब्यूटेन की स्ट्रक्चर आनी चाहिए, लो साहब ये आइसोब्यूटेन, बिल्कुल सिंपल, ऐसे सिंपल भी दे देते हैं कई बार, जिससे सभी स्टूडेंट पेपर को अटेम्प्ट करें, ठीक है। आइसोब्यूटेन में क्या पूछे? प्राइमरी हाइड्रोजन। तो किसे कहते हैं प्राइमरी हाइड्रोजन? जो प्राइमरी कार्बन पर प्रेजेंस होता है। तो प्राइमरी कार्बन चेक करते हैं पहले। बोले साहब 3 प्राइमरी कार्बन है और तीनों पर हाइड्रोजन, तो आंसर कितना लिख देंगे आप? 9। क्वेश्चन, हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन इन द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ द कैटायन। बढ़िया क्वेश्चन, इन द मोस्ट स्टेबल इसमें नहीं पूछा, आप ध्यान रखना, इसमें नहीं पूछा है, इसकी मोस्ट स्टेबल बनानी थी, प्राइमरी है। तो आप क्या करो, इसमें हाइड्रोजन शिफ्ट कराते हैं, देखो एक बार ध्यान से, इसको ऐसे बना देता हूँ आपको समझाने के लिए। देखो इसकी मोस्ट स्टेबल में बनाना है, इसमें नहीं बताना था। तो आपको ये कैटायन दे रखा है, ठीक है, तो आप यहां से हाइड्राइड शिफ्ट करो, तो 1 2 शिफ्ट करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस जगह। कौन सा बनेगी आपके पास में? टर्सरी। इसमें अल्फा एच चेक कर लीजिए पहले आप। तो 3 तो इस जगह, और 3 ये, और 1 रहेगा ये। तो आपके पास में अल्फा एच कितने हो जाएंगे यहाँ पर? 7, 3, 3 और 1। ठीक है, अभी एक बार और करके देखते हैं, ठीक है, समझाता हूँ आपको। एक बार हाइड्राइड शिफ्ट यहाँ से भी करके देखो, यहाँ करेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज इस जगह आएगा, इसमें ये 2, 2 और 1, तो उसमें 5, तो आप 7 वाला ही लिखो आंसर, ठीक है। तो कैटायन ये नहीं, ये बनाना है आपको, 1 2 शिफ्टिंग करके हाइड्राइड का और टर्सरी ले आओ, जिससे क्या है मोर स्टेबल बन जाएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा क्वेश्चन 5 का? 7, 7 अल्फा एच है। तो ये मैंने आपको आंसर की डाल दी थी, फिर भी एक बार वापस देख लें और अपने क्वेश्चनों को तैयार किया करो, कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से फिर पूछ सकते हो आप, ठीक है। बंद करता हूँ, ओके बाय।